हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम करेंगे इंडिया ईयर बुक भारत 2020 करेंगे हम कंप्लीट फॉर प्रीलिम्स। हम यहाँ पे कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के थ्रू। आज पार्ट 3 हम करने वाले हैं। यहाँ हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के थ्रू इंडियन ईयर बुक पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है हम कि कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। जनरली हम क्या करते हैं कि पहले बुक्स पढ़ते हैं, उसके बाद टेस्ट सॉल्व करते हैं। बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, एकदम रिवर्स हमने पैटर्न यूज़ किया हुआ है। हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का पहले टेस्ट बनाते हैं, एक एमसीक्यू बनाते हैं। उस एमसीक्यू के थ्रू हम पर्टिकुलर टॉपिक को याद करते हैं। एमसीक्यू के थ्रू पर्टिकुलर टॉपिक को याद करते हैं। इससे क्या होता है, पहले हम उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में सोच पाते हैं, पहले हम सोचते हैं उसके बारे में, एंड देन हम आंसर्स खोजने की कोशिश करते हैं। फिर हमें वो आंसर मिल जाता है और हमारा डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा टॉपिक रेडी हो जाता है। सो दिस इज़ द वे वी आर डूइंग। तो ये हमने एक पैटर्न यूज़ किया हुआ है जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, भारत 2020 के एमसीक्यूज़ याद कर रहे हैं। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर स्टेट पीएससीज। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिवाला और दिवालियापन कोड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। अब ये दिवाला और दिवालियापन कोड क्या है, ये है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। आप इसको शायद इंग्लिश में जानते होंगे, इसी को दिवाला और दिवालियापन कोड बोलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन 2014 में हुआ तथा यह 2015 से प्रभाव में आया। दूसरा ऑप्शन है, इस समिति के अध्यक्ष पूर्व कानून सचिव टी.के. विश्वनाथन थे। तीसरा ऑप्शन है, इसका लक्ष्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, दूसरा और तीसरा। दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन तो 2014 में हुआ था, बट जो ये प्रभाव में आया था 2015 से नहीं आया बल्कि 2016 से आया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे कानून सचिव, पूर्व कानून सचिव कौन, टी.के. विश्वनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दिवालियापन कानून सुधार समिति का गठन 2014 में किया गया था ताकि व्यापार करने में आसानी रहे। क्या रहे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को स्थापित किया जा सके। इसके अध्यक्ष कौन थे, टी.के. विश्वनाथन थे। तो इसका लक्ष्य क्या हुआ, अगर ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार में आसानी लाना चाहते हैं, तो लक्ष्य क्या हुआ, इसका लक्ष्य था ताकि उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सके और ऋण की जो उपलब्धता है, ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। जब उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलेगा, ऋण की उपलब्धता आसानी होगी, तभी तो हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर पाएंगे, व्यापार में आसानी हो पाएगी। अब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड क्या है, ये दिवाला और दिवालियापन कोड क्या है, ये क्या है, यह है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। क्या है, इसके तहत क्या होता है कि अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेती है, कंपनी बैंक से लोन लेती है, अब क्या करती है, ये कंपनी बैंक का लोन नहीं चुकाती, इसका कर्ज नहीं चुकाती, तो ये बैंक क्या करता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत, इस कोड के तहत क्या करेगा ये बैंक, ये इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर देगा, दिवालिया घोषित कर देगा। और इस कंपनी की जितनी भी संपत्ति होगी, इस संपत्ति पे इस बैंक का क्या हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा, कब्जा हो जाएगा। अब ये बैंक क्या करेगा, इस कंपनी की संपत्ति को किसी दूसरी कंपनी को बेच देगा, किसी दूसरी कंपनी को बेच देगा। और ये जो कंपनी होगी ये कोई थर्ड पार्टी होनी चाहिए। ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ही, ये जो 2016 का ये कोड बना है, इस कोड में ही ये मेंशन है, ये प्रावधान है कि जब ये बैंक इस कंपनी की संपत्ति को बेचेगी तो वो किसी थर्ड पार्टी को बेचेगी, थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी कंपनी ही इसको खरीद सकती है, बाहरी व्यक्ति कोई खरीद सकता है इसको। तो ये है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछा है। किस पर विचार करना है, कह रहे हैं वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकिंग क्षेत्र में घरेलू परिचालन मीन्स डोमेस्टिक ऑपरेशंस, खास तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन सुधरा है। दूसरा ऑप्शन है, हालांकि इसी अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल गैर प्रदर्शनकारी अग्रिम GNPA मीन्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
इसमें केवल पहला ऑप्शन ठीक होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों की बात कर रहा है, तो ये क्वेश्चन जस्ट आपको टेस्ट की तरह नहीं लेना है। ये क्वेश्चन आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं 2018-19 में उसके प्रदर्शन में क्या हुआ है, सुधार हुआ है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में, स्पेशली क्या, घरेलू परिचालन में, मीन्स डोमेस्टिक ऑपरेशंस में। और इसमें कहा है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का क्या हुआ है, जो सकल गैर प्रदर्शनकारी अग्रिम है, GNPA है, वो क्या है, घटा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो क्या हुआ है, घटा है। अब ये GNPA क्या होता है, देखिए NPA क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, एसेट मीन्स होता है एक संपत्ति, संपत्ति। अब ये किसके रिगार्डिंग होता है, ये होता है बैंक के रिगार्डिंग। तो बैंक की जो संपत्ति होती है उसको क्या बोलते हैं, एसेट। अब एसेट क्या है बैंक का, मनी। तो बैंक इस मनी से क्या करता है, इनकम जनरेट करता है। कैसे इनकम जनरेट करता है, जो मनी है ये जो एसेट है बैंक का, इससे क्या करता है, ये इसको लोन देता है, लोन देता है। अब लोन देने से क्या होता है, इसको इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है, और ये क्या होता है, इसकी संपत्ति जो होती है वो इनकम जनरेट करने लग जाती है, इनकम जनरेट करने लग जाती है। अब क्या होता है, जैसे बैंक ने किसी को लोन दिया और वो लोन क्या हुआ, उसे समय समय पर ब्याज मिलने लगा, तो बैंक की ये ऐसी संपत्ति हो गई जिससे उसको क्या हो रहा है, इनकम हो रही है, जिससे उसको इनकम हो रही है। तो ये परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया, परफॉर्मिंग एसेट। लेकिन अब बैंक को इस लोन से, ये जो मनी है, जो एसेट है बैंक का, इस लोन से ना तो किसी तरह का कोई ब्याज मिले, इंटरेस्ट मिले, और ये जो लोन है, जो ऋण दिया है बैंक ने, ये बैंक ने जो ऋण दिया है, ये ऋण भी उसको वापस ना मिलने की स्थिति में हो जाए। तो ये जो एसेट है बैंक का, ये जो एसेट है, ये क्या करेगा, ये परफॉर्म नहीं करेगा, किसी तरह की कोई इनकम जनरेट नहीं करेगा। तो ये जो एसेट हो जाएगा, ये हो जाएगा NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर प्रदर्शनकारी अग्रिम। अब इसमें क्या हुआ है, वर्ष 2018-19 के दौरान जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। और क्या हुआ है, जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये घटा है। मतलब ये जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का एसेट है इसने परफॉर्म करा है, मतलब ये इनकम जनरेट की है इसमें, इसलिए सुधार हुआ है। तो ये सब जानने का एक जरिया है क्वेश्चन के माध्यम से। पहले हमने क्वेश्चन के बारे में सोचा, इस चीज़ के बारे में सोचा कि एक्चुअली चीज़ क्या है, तब हमने इसके बारे में जाना। तो ये एक तरीका है चीज़ों को और अच्छे से याद रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये क्या है, ये एक संस्था है। इस संस्था के बारे में क्या पूछे, इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं, वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, इसका स्थापना वर्ष 2011 है। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना एवं अंतर नियामक समन्वय को बढ़ावा देना है। तीसरा ऑप्शन है, यह बड़ी वित्तीय कंपनियों के संगठन के कामकाज सहित अर्थव्यवस्था के बृहद विवेकशील पर्यवेक्षण को मॉनिटर करती है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा, 2 और 3। क्यों, क्योंकि वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद ये क्या है, इसकी स्थापना वर्ष 2010 है, ना कि 2011। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट दिस कि UPSC संस्थाओं के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या है, एक संस्था है, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखना, वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना, और जो अंतर नियामक समन्वय है, अंतर नियामक समन्वय से मतलब होता है कि जो विभिन्न वित्तीय संस्थाएं हैं उनके बीच जो परस्पर संबंध है, उनका जो परस्पर संबंध है उसमें क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। क्यों, ताकि जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखे जा सके, उसको बढ़ाया जा सके। और इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक मजबूत
तंत्र होना चाहिए हमारे पास, मजबूत तंत्र, जिससे क्या हो सके, जो संस्थानीकरण है उसको बढ़ावा मिल सके। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह होगा, ये मजबूत तंत्र होगा, अंतर्नियामक समन्वय होंगे कंपनियों के बीच, संस्थाओं के बीच में, तो क्या होगा, इससे वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी, वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। तो ये एक सीड्स फॉरम की तरह काम करता है। इससे क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी वित्तीय कंपनियां होती हैं, उनके कामकाज पे क्या करता है, निगरानी रखता है। और जो उनकी अर्थव्यवस्था होती है, मतलब उनकी इकोनॉमी को मॉनिटर करता रहता है, निगरानी करता रहता है, कौन कैसा परफॉर्म कर रहा है, कौन किसके पास कितनी इकोनॉमी है, ये सब ये क्या करता है, निगरानी करता है इस चीज़ की। और जो वित्तीय साक्षरता होती है, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय साक्षरता से क्या मतलब होता है कि लोग कितने अवेयर हैं वित्त के बारे में, कंपनियां कितनी अवेयर हैं इस चीज़ के बारे में। वित्तीय संस्था और जो वित्तीय क्षेत्र हैं, वित्तीय क्षेत्र, उनके उनसे रिलेटेड जो जो मुद्दे आते हैं, उन मुद्दों का समाधान कौन करता है, ये वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, ये क्या करती है, इन सारे मुद्दों का समाधान करती है। और बेसिकली फोकस्ड किस चीज़ पे होती है कि जो वित्तीय स्थिरता है उसको बनाए रखा जा सके। क्योंकि ये अपने आप में एक संस्था है, यूपीएससी संस्था पूछती है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वित्तीय स्थिरता बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। क्या है वित्तीय स्थिरता बोर्ड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड इसको बोलते हैं। इन शॉर्ट इसको एफएसबी भी बोला जाता है। तो वित्तीय स्थिरता बोर्ड के संबंध में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ऑप्शंस दिए हैं, वर्ष 2008 में G20 के तत्वाधान में वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना की गई थी। और दूसरा ऑप्शन है, भारत वित्तीय स्थिरता बोर्ड का एक सक्रिय सदस्य है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। क्यों? क्योंकि G20 के तत्वाधान में तो की गई है, बट वर्ष 2008 में नहीं, 2009 में किया गया है। ये जो एफएसबी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, इसमें क्या हुआ है कि वर्ष 2009 में G20 देशों ने क्या किया है कि जो वित्तीय हित को, मतलब फाइनेंशियल स्थिरता को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के हित में जो काम करते हैं, जो बॉडीज़ काम करते हैं, जो निकाय काम करते हैं, उसमें क्या क्या है, वो ऐसी बॉडीज़ जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए क्या करती है, स्टैंडर्ड्स बनाती है, उसके क्या बनाती है, नियामक मानक स्थापित करती है, मतलब रेगुलेटर स्टैंडर्ड्स बनाती, कैसे उसको रेगुलेट करना है। तो G20 देशों ने इस तरह की बॉडीज़ और जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके साथ मिलकर क्या किया है, G20 देशों ने वर्ष 2009 में एफएसबी की स्थापना की, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड की क्या की, वित्तीय स्थिरता बोर्ड की स्थापना की। इसके पूर्ण अधिवेशन में 3 सदस्य होते हैं और भारत इसका एक सक्रिय सदस्य है, इसलिए इसमें केवल दूसरा ऑप्शन ठीक होगा। और ये जो छोटी छोटी चीज़ों पे हम मिस्टेक करते हैं ना, ये 2009 2008, इन पे फोकस होने की बहुत ज़रूरत है। और ये तभी आते हैं, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, इसमें केवल रटना है। और ये तभी आएगा जब आप इसका बार बार रिवीजन करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ों की वजह से, कभी सिली मिस्टेक्स की वजह से आंसर्स गलत नहीं होने चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आरबीआई की 525 योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। किसके बारे में? आरबीआई की 525 योजना। क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, इसकी शुरुआत अवसंरचना परियोजनाओं के लिए अवसंरचना वित्त पोषण सुनिश्चित करने के लिए की गई है। मीन्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए इसकी स्थापना की गई है। दूसरा ऑप्शन है, इसके तहत ऋण परिशोधन मीन्स ऋण चुकाने की जो अवधि होती है उसको 25 वर्ष तक बढ़ा दिया जाता है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है? इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, 1 और 2 दोनों।
तो ये जो आरबीआई की 525 स्कीम है, इसकी शुरुआत क्यों हुई है, इसके बारे में थोड़ा बेसिकली जान लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो इंडिया है वो प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट टर्सरी सेक्टर में मूव किया है। जो सेकेंडरी सेक्टर है वो उसके एग्जिस्टेंस में नहीं आता है। तो अब बेसिकली जब हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए क्या है कि हमें जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको क्या करना पड़ेगा, बूस्ट करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, उसमें निवेश करने के लिए अवसंरचना वित्त पोषण इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग इसकी शुरुआत की गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने के लिए केंद्र सरकार ने बहुत सारे अलग अलग कदम उठाए हैं। उस एक कदम में क्या होता है, देखिए, जो बैंक होता है वो अवसंरचना के वित्त पोषण का मुख्य स्रोत होता है। बैंक, उसको बोलते हैं बैंक वित्त पोषण। जब बैंक जो है पैसे देती है, अवसंरचना के लिए वित्त उपलब्ध कराती है, तो उसी के तहत आरबीआई ने ये स्कीम चलाई है, आरबीआई 525 योजना। इसमें क्या है, जो अवसंरचनाएं परियोजनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसको अवसंरचना वित्त पोषण इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग प्रोवाइड कराते हैं इस स्कीम के थ्रू। इसमें क्या होता है कि जो ऋण परिशोधन होता है, ऋण चुकाने की जो अवधि है उसको 25 वर्षों तक बढ़ा दिया जाता है। अब 25 वर्षों तक जब ऋण आप चुकाने में आपको छूट मिल जाएगी, तो अब आपके पास पैसा होगा और आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश में उसको खर्च करेंगे। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं उसको इसमें छूट मिल जाती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ही सेकेंडरी सेक्टर को मजबूत करना है, इसलिए गवर्नमेंट इसमें छूट देती है। और हर 5 साल के बाद, 5 वर्ष की अवधि में क्या करती है, जो ब्याज दर होती है उसको थोड़ा परिवर्तित कर देती है, उसमें परिवर्तन कर देती है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस ला देती है। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आरबीआई 525 स्कीम, इसलिए इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड IIFCL क्या है ये, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड। IIFCL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए। क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, IIFCL अवसंरचना परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु अवसंरचना क्षेत्र को दीर्घावधि ऋण प्रदान कराता है। दूसरा ऑप्शन है, इस ऋण की अवधि 10 वर्षों से अधिक की अथवा सरकार द्वारा अनुमोदित किसी रूप में होती है। तो बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसमें दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन ठीक होंगे। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए, अवसंरचना वित्त पोषण के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे कदम उठाए हैं, जिसमें से अभी हमने एक पढ़ा, क्या पढ़ा हमने, बैंक वित्त पोषण। बैंक वित्त पोषण हमने पढ़ा। बैंक वित्त पोषण क्यों, क्योंकि जो बैंक होता है वो क्या होता है, अवसंरचना वित्त पोषण का, इंफ्रास्ट्रक्चर को फाइनेंसिंग करने का सबसे अच्छा, सबसे मेन स्रोत होता है। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था आरबीआई की 525 स्कीम पढ़ी थी, योजना पढ़ी थी। दूसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे, दूसरा गवर्नमेंट ने जो पहल की है, कदम उठाया, वो है संस्थागत वित्त में हम क्या पढ़ेंगे, संस्थागत वित्त में हम ये पढ़ेंगे, भारत अवसंरचना वित्त कंपनी लिमिटेड IIFCL। इसमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि कभी भी जब अवसंरचना क्षेत्र को जब भी वित्त प्रोवाइड कराया जाएगा, फाइनेंस दिया जाएगा, तो हमेशा दीर्घावधि ऋण होगा। और अगर आपके पास एग्जाम में ऑप्शन आता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो गलत होगा। अवसंरचना क्षेत्र में हमेशा दीर्घ अवधि के लिए ऋण प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें क्या है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें जो IIFCL जो वित्त पोषण कराता है अवसंरचना क्षेत्र को, वो दीर्घ अवधि ऋण प्रदान कराएगा। अवसंरचना क्षेत्र जैसे सड़क हुआ, रेलवे, परिवहन, ऊर्जा, विद्युत, ये सारे जो क्षेत्र होते हैं वो अवसंरचना क्षेत्र होते हैं। तो इनके लिए जो ऋण प्रोवाइड कराएगा वो दीर्घ अवधि ऋण प्रोवाइड कराएगा। ये बेसिकली क्या करते हैं, जो व्यवहार्य अवसंरचनाएं परियोजनाएं होती हैं उनको बेसिकली ऋण प्रोवाइड कराता है।
और इसकी जो ऋण अवधि होती है, ऋण अवधि 10 वर्षों से अधिक होती है, या फिर जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अनुमोदन के हिसाब से इसको निर्धारित कर देती है। इसमें एक तीसरी पहल और आती है गवर्नमेंट की। ये मैं क्यों इस पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे IIFCL हुआ, फिर बैंक वित्त पोषण में हमने ये स्कीम पढ़ी। ये टर्मिनोलॉजी पे UPSC एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, इसलिए हमें टर्मिनोलॉजी पे फोकस्ड होना पड़ेगा, उन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो एक तो ये बैंक वित्त पोषण हुआ, दूसरा हुआ संस्थागत ऋण, और तीसरी जो हम बात करते हैं, तीसरा होता है IDF, इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्ट फंड। इसको बोलते हैं अवसंरचना ऋण कोष। इसमें क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया, इसको इसलिए बनाया गया ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो दीर्घ अवधि ऋण प्रोवाइड कराया जा रहा है उसको और बढ़ोतरी मिल सके। जब ज़्यादा संस्था होंगी ऋण प्रदान कराने वाली, तो लोगों को और आसानी से ऋण मिल जाएगा। इससे क्या होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश होगा उसमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए ये सरकार द्वारा उठाया गया कदम है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये IIFCL, और ये जो IDF है ये टर्मिनोलॉजी होती है, एग्जाम में पूछ लेता है। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इसके बारे में हमने जान लिया है। अगर मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि गवर्नमेंट सेकेंडरी सेक्टर के लिए क्या क्या कर रही है, तो आप इनको पॉइंट्स में वहाँ पे लिख सकते हैं, ये पूरा आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं उनको एज अ एग्जाम्पल मेंस में यूज़ किया कीजिए। प्रीलिम्स के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से नहीं पढ़ना होता है, बल्कि ये चीज़ें हम यहाँ पे याद करते हैं और मेंस में जाके यूज़ कर लेते हैं इनका। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर हमें फोकस्ड रहना है, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी है, रट लेनी है बिल्कुल हमें ये चीज़ें। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके आप हमें बता सकते हैं, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। रिवीजन करते रहें, स्वस्थ रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।